केशव नगर राज्य का राजकुमार आदित्य अपने एक सैनिक के साथ घने जंगल में खड़ा था। वो इधर उधर ध्यान से देख रहा था। राजकुमार, मुझे लगता है कि आप अपना समय बेकार में ही व्यर्थ कर रहे हैं। हम कई दिनों से इन जंगलों में घूम रहे हैं, पर अब तक हमें कोई ऐसा पक्षी नहीं मिला जो मनुष्य की आवाज में बात करता हो। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने अपनी दादी से अनेक दंत कथाएं सुनी है। वो कहा करती थी कि संसार में एक जादुई जंगल है जहां पक्षी मनुष्य की आवाज में बात करते हैं। बचपन से ही मेरे मन में ये उत्सुकता थी कि मेरे पास भी एक ऐसा पक्षी होना चाहिए जो मुझसे बातें करे, मेरा मित्र बने। सुनो, हम महल तब तक नहीं लौटेंगे जब तक हम उस बोलने वाले पक्षी को प्राप्त नहीं कर लेते। और हाँ, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या करूं, ये मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। राजकुमार आदित्य कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने सैनिक की ओर बढ़ा। और सुनो, जो भी करना है करो, कुछ भी करके उस पक्षी की तलाश करो। तुम्हें केवल 10 दिन का समय दिया जाता है, तब तक हम यहीं रुकेंगे। हाँ, जैसा आपका आदेश राजकुमार। सैनिक घोड़े पर सवार होकर घने जंगलों की ओर निकल गया। बाजार में उस दिन हल्की धूप थी, भीड़ भरा माहौल था। राधा रोज की तरह अपनी टोकरी में ताजी सब्जियां लेकर ग्राहकों को पुकार रही थी। उसी बीच बलराम भी अपनी सब्जियां लेकर बाजार पहुंचा। बलराम एक किसान था जो खेत में मेहनत करके सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता। मगर उस दिन उसके मन में ईर्ष्या का भाव था। उसने देखा कि राधा की सब्जियां जल्दी और अच्छे दामों पर बिक रही थीं, जबकि उसकी सब्जियां कोई पूछ ही नहीं रहा था। हाँ, इसकी सब्जियां तो हमेशा अच्छे दामों पर बिक जाती हैं और मेरी सब्जियां कोई नहीं खरीदता। आज कुछ भी करके मुझे इसे बदनाम करना ही पड़ेगा। इतना कहकर बलराम राधा की ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, अरे ओ राधा, ए राधा, तुम्हें शर्म नहीं आती खराब सब्जियां बेचते हुए? हैं? राधा की दुकान के पास खड़ा एक ग्राहक चौंक गया। अरे, ये क्या कह रहे हो तुम बलराम? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये लड़की जो सब्जियां बेचती है ना, वो खराब गुणवत्ता वाली होती हैं, सड़ी गली कीड़े पड़े हुए। जबकि मेरी देखो, मस्त ताजी ताजी एकदम असली और ताजी सब्जियां होती हैं, खेत से तोड़ी हुई। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो बलराम। मेरी सब्जियां बिल्कुल खराब नहीं है। मैं रोज इन्हें खेत से तोड़कर लाती हूँ। आखिर मेरी दुकानदारी को बदनाम करने पर क्यों तुले हुए हो? ओहो, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। सुनो सब लोग, आज से इस लड़की की सब्जियां मत खरीदना। अरे भाई, मेरी सब्जियां लो, ताजी सब्जियां खाओगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। सबसे अच्छी ताजी सब्जियां, मेरी सब्जियां, मेरी सब्जियां। सभी ग्राहक बलराम की बात मान गए। धीरे धीरे भीड़ राधा की दुकान से हटने लगी। उसकी टोकरी में रखी सब्जियां बिके बिना रह गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप अपनी सब्जी की डलिया समेटकर घर की ओर लौट गई। राधा घर पहुंची तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसका मन टूटा हुआ था। उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी और जैसे ही उसने बेटी को देखा, घबरा गई। क्या हुआ राधा, रो क्यों रही है बेटी? माँ, बलराम काका हमेशा से ही मुझसे जलते आए हैं। आज उन्होंने सब ग्राहकों को मेरे खिलाफ भड़का दिया। सबने मुझसे सब्जी खरीदना बंद कर दिया। अब मैं सब्जी नहीं बेचूंगी। अगर तू सब्जियां नहीं बेचेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा बेटी?
हमारा पेट कैसे भरेगा? मैं कुछ और सोच लूंगी माँ, लेकिन अब बाजार नहीं जाऊंगी। राधा की बात सुनकर माँ चुप हो गई। इधर दूसरी ओर बलराम की सारी सब्जियां बिक गईं। वो घमंड से भरी आवाज में बोला, चलो, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया। अब राधा कभी भी बाजार में सब्जियां बेचने नहीं जाएगी। इधर दूसरी ओर राधा ने सारी रात जागते हुए ही काट दी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ी, राधा चुपचाप गांव से निकल गई। वो घने जंगल में पहुंची और एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सब कुछ खो दिया मैंने। तभी ऊपर से एक हरे पंखों वाला सुंदर तोता उड़ते हुए आया और पास की डाल पर बैठ गया। अरे, आखिर तुम रो क्यों रही हो? तुम तो इतनी सुंदर लड़की हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगेगी। तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं। अरे, तुम तो तोते हो, फिर मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम कोई राक्षस हो? ना मैं राक्षस हूँ, ना पिशाच। मैं हूँ जादुई जंगल का रहने वाला तोता। हमारे जंगल में अक्सर पक्षी मनुष्य की आवाज में बात करते हैं। कभी कभी हम घूमने के लिए इस साधारण जंगल में आ जाते हैं। जब मैंने तुम्हें रोते देखा तो मैं तुमसे पूछने चला आया। राधा ने सारी घटना तोते को सुनाई। बस इतनी सी बात। ये क्या कह रहे हो? तुमने कभी सोचा है अब मैं अपना और अपनी माँ का पेट कैसे भरूंगी? वो उधर देखो, वो लकड़हारा कितनी मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। हिम्मत मत हारो राधा। जैसे अच्छा समय नहीं रहता, वैसे ही बुरा समय भी कट जाता है। तुम भी लकड़ियां काटो, बेचो और अपना गुजारा चलाओ। बाकी सब नियति पर छोड़ दो। बुरे के साथ अंत में बुरा ही होता है। राधा के मन में थोड़ी हिम्मत जागी। तुम तो बहुत अच्छे हो। तुमने मेरे अंदर एक विचित्र हौसला भर दिया है। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरी मित्र हो। मैं तुम्हें कहूँगा मेरी सखा राधा। अच्छा ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? मुझे ना मनुष्यों की दुनिया बहुत पसंद है, पर पता है मैं डर के कारण कभी जाता नहीं। लेकिन अगर हो तुम्हारे जैसी दोस्त का साथ, तो फिर डर की क्या बात? क्यों? जरूर, चलो मेरे साथ। राधा ने तोते को अपने कंधे पर बैठाया और घर ले आई। राधा ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, कल सुबह मैं इस तोते के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी। अगले दिन राधा और तोता दोनों जंगल गए। राधा ने लकड़ियाँ काटी, उन्हें बाजार में बेचा और दिन ब दिन उसकी आमदनी बढ़ने लगी। घर की स्थिति संभलने लगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि लकड़ियाँ आज इतने अच्छे दामों पर बिकी। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। पता है, अगर तुम जंगल की गहराई में जाओ और वहाँ की उत्तम लकड़ियाँ यानी कि मस्त वाली लकड़ियाँ काटो, तो उन्हें बेचकर बहुत धन कमा सकती हो। बहुत से मनुष्य ऐसा करते हैं और अमीर बन जाते हैं। तो फिर ठीक है, तुम तो जंगल की गहराई का रास्ता जानते हो ना? हाँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो रास्ता नहीं भटकोगी। तो फिर कल हम जंगल की गहराई में चलेंगे। अगले दिन राधा तोते के साथ जंगल की गहराई में पहुंची। वहाँ के वृक्ष ऊंचे और घने थे।
यहाँ तो बहुत घने वृक्ष हैं। इनकी लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत लगती हैं। तभी उसकी नजर सामने के झरने पर पड़ी। वो क्या है? अरे वर्षों से ये झरना बह रहा है। वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है। ये बताओ, क्या तुम देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। तोता राधा को झरने के पास ले गया। झरने के पास एक बड़ी विचित्र पत्थर की मूर्ति रखी थी। ये तो बहुत विचित्र मूर्ति है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई असली मनुष्य पत्थर का बन गया हो। हाँ राधा, ये मूर्ति पता है वर्षों से यहाँ पर है। हमारे जंगल के पक्षियों का कहना है कि जो भी इसे छुएगा वो जलकर राख हो जाएगा। कहते हैं ये एक श्रापित मनुष्य की मूर्ति है। तो चलो मैं भी देखती हूँ। मैं इसे छूती हूँ, देखती हूँ कि मैं जलती हूँ या नहीं। तोता मना करने ही वाला था कि राधा ने मूर्ति को स्पर्श कर लिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और मूर्ति एक जीवित मनुष्य, एक साधु में बदल गई। ये क्या? तुम तो नहीं जली राधा, बल्कि तुम्हारे स्पर्श से ये मनुष्य बन गया। ये कैसे हुआ? वर्षों से श्राप से मुक्त होने का इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तुम निष्कलंक और सच्चे मन की कन्या हो। आप कौन हैं? वर्षों पहले मैं इसी जंगल में तपस्या करता था। बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की। हाँ, लेकिन घमंड एक ऐसी चीज है जो राजा को भी रंक बना देता है। बस मेरे साथ भी यही हुआ। घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं इस झरने में स्नान करने लगा, जबकि ये झरना एक देवता का निवास था। मेरे घमंड पर देवता क्रोधित हुए और मुझे बना दिया पत्थर का। उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई निष्कलंक कन्या तुझे स्पर्श करेगी तभी तू मुक्त होगा। और आज देखो, मैं मुक्त हो गया। तो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, वरना आप सदैव पत्थर बने रहते। तुमने बिल्कुल सच कहा। तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। साधु ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ विचित्र आकार का बीज निकाला। ये एक चमत्कारी बीज है। इस बीज को अपने घर के आंगन में गाड़ देना। अगली सुबह तुम्हारे घर में जादुई सब्जियां उगेंगी, जो इतनी स्वादिष्ट होंगी कि उन्हें खाने वाला मनुष्य हर रोग से मुक्त हो जाएगा। तुम उन्हें बाजार में मनचाही कीमत पर बेच भी सकोगी। सचमुच? लेकिन इसे संभालना कैसे है? हर सुबह जब सब्जियां उगें, तब ये बीज निकाल लेना और रात को फिर आंगन में गाड़ देना। ये बीज कभी नष्ट नहीं होगा। और हाँ, याद रखना, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझसे मिलने इस झरने के पास आ जाना। साधु महाराज, क्या ये आशीर्वाद सिर्फ राधा के लिए है या मेरे लिए भी? मत भूलिए कि मैं ही राधा को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक कहा मेरे तोते। अगर तुम्हें भी कभी मदद की जरूरत पड़े तो इस झरने के पास आ जाना। तुम मुझे यहीं तपस्या करते हुए पाओगे। रात्रि के समय राधा ने वो बीज अपने घर के आंगन में गाड़ दिया। उसने धीरे से मिट्टी ढकी और आशा से अपने घर में सो गई। अगली सुबह जब राधा उठी तो उसके घर का आंगन रंग बिरंगी और विचित्र पर सुंदर सब्जियों से भरा हुआ दिखा, मानो पूरा आंगन एक बगीचे में बदल गया हो। राधा की माँ चौंक गई। माँ, इसका एक रहस्य है। कैसा रहस्य? अरे माँ, इस रहस्य को बाद में जान लेना। आप
सबसे पहले इन सब्जियों को राधा को बाजार में बेचने दीजिए। राधा ने सब्जियां तोड़ी, बीज निकालकर सुरक्षित रख लिया। सब्जियों को बेचने के लिए बाजार चली गई। थोड़ी ही देर में राधा की दुकान के पास ग्राहक इकट्ठा हो गए। खुशकिस्मती से बलराम भी वहीं मौजूद था। अरे ए राधा, ये तुम्हारे पास इतनी सुंदर सब्जियां कहाँ से आई भाई? आपको इस बात से क्या मतलब? अरे पहले तुम जंगल से लकड़ियां काट कर ला रही थी, अचानक से सब्जियां? जरूर कोई रहस्य है। क्या चक्कर है? सब्जियां जल्दी ही अच्छे दामों में बिकने लगी। कुछ ही दिनों में राधा की दुकान पर बिक्री से पहले ही कतार लगने लगी। उसके दिन बदलने लगे और समय उसके पक्ष में होने लगा। एक दिन एक ग्राहक आया और खुशी से बोला, अरे राधा, मेरी माँ को बहुत पुरानी खांसी थी। जैसे ही उन्होंने तुम्हारी सब्जी खाई, उनकी खांसी दूर हो गई। हाँ राधा, और मेरे पैर में हमेशा दर्द रहता था। तुम्हारी सब्जी खाने के बाद पैर में कभी दर्द ही नहीं हुआ। तुम्हारी सब्जियां तो जड़ी बूटी का काम कर रही हैं। राधा मुस्कुराई। दूर से बलराम ये सब देख रहा था। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। रात में राधा आंगन में बीज गाड़ रही थी कि उसकी माँ पास आ गई। राधा, अब तो बता, इस बीज का क्या रहस्य है? राधा ने पूरी घटना अपनी माँ को सुना दी। उसकी माँ मुस्कुराई। तो इसका मतलब साधु बाबा ने ये बीज तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। पर वो नहीं जानती थी कि घर के बाहर बलराम उनकी बातचीत सुन रहा था। अच्छा, तो ये रहस्य है। अब ये बीज मेरे पास होना चाहिए। अगर मैं इस बीज को अपने खेत में बो दूं और मेरे खेत में जादुई सब्जियां उगेंगी, फिर तो मैं धनवान बन जाऊंगा। अगर राधा से ये बीज मांगूंगा, वो देगी तो नहीं। एक काम करता हूँ, कल राधा का अपहरण कर लेता हूँ। राधा डर जाएगी और ये बीज मुझे अपने आप ही दे देगी। अगले दिन राधा अपने तोते के साथ सब्जियां बेचकर जंगल से होते हुए घर लौट रही थी। अचानक पेड़ों के बीच से एक नकाबपोश व्यक्ति निकला। वो बलराम था। अब तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। राधा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब राधा की आंख खुली, उसने खुद को एक पुराने खंडहर के भीतर पाया। बलराम उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तेरा रहस्य पता लग गया है। बता, वो जादुई बीज कहाँ है? जल्दी बता। कौन सा जादुई बीज? वो बीज जिसके जादू से तेरे घर के आंगन में जादुई सब्जियां उगती हैं और तू दिन ब दिन धनवान बनती जा रही है। वो बीज। चल, चुपचाप मुझको दे दे वो बीज। निकाल। तोता ये दृश्य देख रहा था। बलराम, राधा को छोड़ दो, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे जा जा, मुझे तेरा रहस्य भी पता है। ओ तोते, तू कोई साधारण पक्षी नहीं है, जादुई जंगल का तोता है। पहले मैं राधा से वो बीज छीनूंगा, फिर तुझे पकड़कर राजमहल में बेच दूंगा। दोनों हाथों में मेरे होगी मिठाई। आएगा बड़ा मुझको मजा। तोता चिंतित हो गया। मुझे तुरंत साधु महाराज से मदद मांगनी चाहिए। तोता
उड़ते हुए झरने के पास पहुंचा, जहां साधु ध्यान में लीन थे। हाँ, साधु महाराज, बलराम ने राधा का अपहरण कर लिया है। ये सुनकर साधु का चेहरा कठोर हो गया। बलराम की इतनी हिम्मत, वो निष्कलंक कन्या जिसने मेरी मुक्ति कराई, उसे अपहरण कर लिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे कंधे पर बैठ जा। तोता साधु के कंधे पर बैठा। अगले ही पल साधु रंग बिरंगी किरणों में गायब होकर सीधे खंडहर में प्रकट हो गए। साधु के प्रकट होते ही पूरा खंडहर रोशनी से भर गया। बलराम के चेहरे पर भय उतर आया। तू बड़ा नीच मनुष्य है बलराम। तुझे धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्षमा कर दो साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई साधु महाराज, गलती हो गई। पर साधु की आंखों से किरणें फूटी। बलराम की देह में आग लग गई और कुछ ही पलों में वो राख बन गया। साधु महाराज, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, नहीं तो बलराम मुझे मार ही डालता। धन्यवाद अपने मित्र तोते से कहो, इसी ने मुझे सही समय पर सूचना दी थी। तोता उड़कर राधा के कंधे पर बैठ गया। राधा, अब वो भूमि जो बलराम ने धोखे से तुमसे छीनी थी, फिर से तुम्हारी हुई। अब उस भूमि में ये जादुई बीज बो देना और अधिक संख्या में सब्जियां उगेंगी। तुम और अधिक लोगों की सेवा कर सकोगी। ये कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गए। राधा घर पहुंची और सारी घटना अपनी माँ को बताई। अगले ही दिन राधा ने बीज अपने खेत में बो दिया। धीरे धीरे पूरा खेत जादुई सब्जियों से भर गया और उसका जीवन समृद्धि से खिल उठा। कुछ समय बाद तोता झरने के पास पहुंचा, पर वहाँ साधु नहीं थे। अरे, साधु महाराज कहाँ गए? वो तो यही तपस्या करते थे। ओ, लगता है किसी महत्वपूर्ण काम से जंगल में निकल गए हैं। तोता उड़ने ही वाला था कि तभी झाड़ियों के बीच से राजकुमार आदित्य का सैनिक निकल आया। मैंने देखा, तू अभी मनुष्य की आवाज में बात कर रहा था। हाँ, इसका मतलब बोलने वाले तोते वास्तव में होते हैं। अब मैं तुझे पकड़ लूंगा, रुक जा। सैनिक ने जाल फेंका। तोता झरने की ओर उड़ गया। जाल फेंकते ही झरने की एक बूंद सैनिक के शरीर पर पड़ी और अगले ही क्षण वो पत्थर में बदल गया। ये क्या? ये सैनिक पत्थर का कैसे बन गया? उसी समय साधु वहाँ पहुँचे। तोता साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, साधु महाराज, ये देखिए, ये सैनिक पत्थर में बदल गया। मैंने कहा था, इस झरने में एक देवता का वास है। जो भी बुरी नियत से यहाँ कार्य करेगा, वो पत्थर का बन जाएगा। इतने में राजकुमार आदित्य घोड़े पर सवार वहाँ पहुँचा। ये क्या? मेरा सैनिक पत्थर का कैसे बन गया? राजकुमार, तुम्हारे सैनिक ने मुझे पकड़ने का प्रयास किया और झरने की बूंद पड़ते ही पत्थर का बन गया। हाँ, तुम्हारी ही तो तलाश थी मुझे, बोलने वाले तोते। मैंने अपने सैनिक को भेजा था तुम्हें पकड़ने के लिए, लेकिन ये परिणाम होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझसे गलती हुई साधु महाराज। कृपया करके मेरे सैनिक को पुनः से जीवित कर दीजिए। सारी गलती मेरी थी, मैंने ही उसे भेजा था। जाओ, राधा को बुला कर लाओ। तोता उड़ता हुआ गया और कुछ ही देर में राधा को लेकर लौट आया। राधा ने जैसे ही पत्थर बने सैनिक को छुआ, रंग बिरंगी किरणें फैली और सैनिक फिर से जीवित हो गया। ये तो चमत्कार है। यही वो निष्कलंक कन्या है जिसके स्पर्श से मैं श्राप से मुक्त हुआ था, और अब इसी के स्पर्श से
तुम्हारा सैनिक भी मुक्त हुआ। वाह राधा, क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? क्यों नहीं राजकुमार, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कौन सी शर्त? आप इस राज्य में वन्य प्राणियों और पक्षियों को कैद करने और उन्हें मारने पर रोक लगा दीजिए। ये जंगल इन्हीं से सुंदर लगता है। मैं वचन देता हूँ राधा कि आज से इस राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि किसी पक्षी या जानवर को हानि पहुंचाता हुआ पकड़ा गया तो उसे कठोर से कठोर दंड मिलेगा। राजकुमार आदित्य अपने सैनिक के साथ वहां से रवाना हो गया। राधा और तोता मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आए।